क्या होता है टेंस बताओ? वर्ब की फॉर्म होती है बस। टेंस क्या होता है? वर्ब की फॉर्म। जो अपने को क्या बताए? कोई भी टाइम का पॉइंट बताए बस। और टाइम, टाइम की जो डेफिनेशन है ना अपने को याद नहीं रखनी है। देखो वो कोई काम नहीं आएगी। टाइम का क्या याद रखना है? उसके पॉइंट होते हैं 3। कौन कौन से? हाँ, टाइम के अपने को ना पॉइंट याद रखने हैं। 3 होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब उसके बाद देखो आपको वर्ब की 4 स्टेट बताई थी, है ना? कौन कौन सी थी? हाँ, देखो वो ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, याद भी नहीं रहना तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर देखो मेरा काम तो आपको सही से बताना है ना सब कुछ, तो मैंने आपको बताया। पर चीजें क्या? इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको इनका मतलब पता होना चाहिए भी। कंटिन्यूअस मतलब काम चल रहा है, परफेक्ट मतलब खत्म हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब हाँ पार्शली, आधा हो गया आधा बाकी है। समझ गए? सीधी सी भाषा में क्या, थोड़ा पूरा हो गया थोड़ा बाकी है। ड्यूल स्टेट होती है उसमें, 2 अवस्थाएं होती है, आधा काम तो हो गया और आधा बाकी है। और पहला कौन सा था? इंडेफिनिट, जिसको अपने डिफाइन नहीं कर सकते हैं जिन कामों को। बस इतना याद रखना है अपने को मेन। तो उसके बाद आपको वाक्य के 4 प्रकार बताए थे, है ना? वो तो आपको याद रह जाएंगे ना इजीली। पहला पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव, एक इंटेरोगेटिव, एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव, बस 4 होते हैं। उसके बाद देखो 12 टेंस बताए थे, 3 मान लो। ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसमें आपको एक बात बताई थी मैंने कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये पास्ट है ना? ये पास्ट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे आप राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते हो, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, कुंभा, जितने महत्वपूर्ण है उतना भाई मोटा राजा उदय सिंह तो नहीं है ना। समझते हो ना आप? भाई इनको ज्यादा पढ़ना है, उनको कम पढ़ना है। वैसे इस इंग्लिश में भी ऐसा ही है। ये पास्ट है ना, इसको ज्यादा पढ़ना है, इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। प्रेजेंट फ्यूचर कम भी पढ़ोगे तो काम चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना? सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये पास्ट है सबसे इंपॉर्टेंट। ये आपको अच्छे से आना चाहिए। सारे क्वेश्चन इसी के आएंगे ज्यादातर, देखना आप, है ना? देखो और फिर आपको पहला टेंस कौन सा पढ़ाया था? पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया था ना, पास्ट इंडेफिनिट। उसमें क्या बताया था सबसे पहले? कीवर्ड्स। कौन कौन से? यस्टरडे, अगो और वंस। लास्ट टाइम, लास्ट के साथ कोई भी टाइम, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ और लास्ट वीक, कुछ भी, और द प्रीवियस डे, और क्या? हाँ प्रीवियस मंथ एंड टाइम, कुछ भी हो ना उसके साथ। इन सभी के साथ क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होता है बताओ? पास्ट सिंपल टेंस है ना, इंडेफिनिट टेंस, बस इतना ही। और देखो उसके बाद क्या बताया था आपको? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम। इनके साथ क्या आएगा? इनके साथ क्या आएगा? सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और टू होगा तो देखो इसको याद भी नहीं रखना है। टू के बाद तो हमेशा ही वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? फर्स्ट ही आती है। टू के बाद कैसी आती है? फर्स्ट ही आती है। ये इन्फिनिटिव नाम होता है इसका, पर वो मत याद रखो आप इसका नाम। सीधा याद रखो क्या कि टू के बाद वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? फर्स्ट। अब देखो वो कल इट इज टाइम वाला बताया था ना, उसका मीनिंग देख के आएगा कोई? आप क्या मतलब होता है बताओ मैडम? नहीं मिला? बताओ मैडम। हाँ और कर देना चाहिए क्या उसको? नहीं आपने सर्च नहीं किया सही से, गूगल पे तो मिलता ही मिलता हो है? देख लिया? नहीं ट्रांसलेशन सही नहीं बताएगा, देखो वो तो कुछ भी बता देता हो। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो जो आपको सिखाया था ना, और मैं आपको एक बात बताऊं, इसी के क्वेश्चन बहुत आते हैं इसके इट इज टाइम वाले के। ऐसे लिखा था ना, और क्या लिखा था? टू होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
अब देखो जो आपके एग्जाम में काम आएगा ना आरएस में, वो तो इतना ही है, वो तो कितना है, इतना ही है। उसके आगे का तो मैंने आपसे ऐसे ही इसका मतलब पूछा था कि क्या होता है इसका मीनिंग ना। देखो ऐसा एक सेंटेंस लिखते हैं, मान लो ऐसे लिखे थे, देखो सेंटेंस। पहले तो आप ये मान लो ये आपके एग्जाम में आया है और इसको सही करके लिखना है आपको। कैसे सही करोगे बताओ? हाँ, कैसे सही करेंगे? इस शुड और हैव को हटा देंगे और ये कौन सी हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। और इसका मीनिंग देखो, इसका मीनिंग कुछ और है। क्या होगा इसका मीनिंग बताओ, आप बताओ मैडम, इसका मीनिंग क्या होगा? नहीं पता लगा? देखो इसका मतलब बताऊं क्या है, आप सर्च करते तो आपको मिलता, इट इज हाई टाइम, यह उचित समय है जब तक आपको ग्रेजुएशन कर लेनी चाहिए थी। इसका मतलब क्या है कि अब तक नहीं किया है और टाइम भी निकल गया है। इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब क्या है, कर लेनी चाहिए थी, नहीं की और टाइम भी निकल गया। समझ गए? समझा? देखो जैसे एक सेंटेंस होता है ना, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड गेट सक्सेस। इसका मतलब क्या है, मेहनत की होती तो सफलता मिलती। इस बात का मतलब है क्या बताओ आप? नहीं की और टाइम भी निकल गया ना उसका, बस वही मीनिंग इसका है। इट इज हाई टाइम यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, यह समय है जब तक आपको ग्रेजुएशन पूरी कर लेनी चाहिए थी। ये मतलब है इसका, लेकिन आपने नहीं की, ऐसा है। देखो मीनिंग आपको पता है तो ठीक है, वरना अपने को ये तो जरूर याद रखना है ना, ये तो जरूर याद रखना है। आपका एग्जाम मतलब आपका काम तो इतने से चल जाएगा। ये तो मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि बच्चे कहना इसका मीनिंग कुछ और ही समझते हैं, वो नहीं होता इसका मतलब। कौन सा? सेम ही मीनिंग है सबका, सेम ही मीनिंग है सबका, मीनिंग तो सेम ही होगा ना भाई। लगभग यही समय है कि आपको बिजनेस शुरू कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं किया और टाइम भी निकल गया। चले आगे। देखो इतना ही पढ़ाया था और आपको दो बहुत जरूरी चीजें बताई थी। आपको क्या बताई थी बताओ? कोई भी सेंटेंस पास्ट में शुरू होगा तो खत्म भी किस में होगा? पास्ट में। और एक सेंटेंस में दो विल, दो शैल, दो वुड नहीं होंगे। दो विल, दो शैल, दो वुड नहीं होंगे। उसके बाद देखो इसके आगे का लिखते हैं अपने, ठीक है। दो पॉइंट हो गए थे आपको। एक पहला पॉइंट तो कौन सा था, वो यस्टरडे गो वाला, और दूसरा कौन सा था, इट इज टाइम वाला। अब तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसके बाद, ऐसे लिख लो 3। नए कितने बच्चे हैं ये टोटल? 1 2 3 4 5। कोई बात नहीं, आपको ना अब छुट्टी होगी ना सैटरडे संडे, तब समझा देंगे दोबारा से, ठीक है। नहीं तो ऐप के ऊपर क्लास पढ़ी, आप देख लेना एक बार। बहुत जरूरी चीजें, देखो आपको ना सही से पढ़ना इन सबको। देखो पहले तो ये पेपर ही बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा आरएस के लिए। इंग्लिश तो और भी ज्यादा, और टेंस तो कितना है, बहुत ही ज्यादा है। टेंस कितने नंबर का आएगा आपको पता तो है ना, ये कम से कम 15-20 नंबर का अकेला टॉपिक है, जो सोचो आप कितनी इंपॉर्टेंस रखता है अपनी। इतनी तो मॉडर्न हिस्ट्री भी नहीं आएगी, इतनी तो राजस्थान हिस्ट्री भी नहीं आएगी आपकी, उससे भी ज्यादा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। आगे चलो, देखो 3 नंबर पॉइंट लिखो। देखो ऐसे लिखो, हाइपोथेटिकल कंडीशंस। ऐसे लिखो, हाइपोथेटिकल कंडीशंस। हाइपोथेटिकल मतलब क्या होता है? हाँ, काल्पनिक। इमेजिनेशन। हाँ, आई वर्ड जैसे काल्पनिक चीज है ना, हाइपोथेटिकल कंडीशन। एज इफ, हाँ एज इफ क्या मतलब होता है एज इफ का? इतना लिख लो। देखो
अब इसके अंदर लिखो, देखो इफ, ऐसे लिखो इफ, एज इफ ओनली, और आई विश, ऐसे लिख लो 4। देखो इफ का मतलब तो आपको पता है ना, एज इफ का मतलब जैसे कि, है ना, और इफ ओनली का मतलब केवल तभी, या इन दोनों का मीनिंग कैसा होता है कि काश, ऐसे बोलते हैं काश ऐसा होता, बस वही मीनिंग होता है इनका। ऐसा कब बोलते हैं अपने कि काश ऐसा होता, जब वो नहीं है तभी तो बोलते हैं ना। क्या आएगा बताओ? हाँ, कल बताया था ना, वो क्या आएगा? और अगर आप वॉज लिख दोगे तो इसका मीनिंग क्या होगा बताओ? वो सही में थी, है ना? हाँ, ऐसा। एज इफ का मतलब जैसे कि, स्कॉल्ड का मतलब क्या होता है? डांटना ना। शी स्कॉल्ड्स हिम, वो उसे ऐसे डांटती है जैसे कि वो क्या हो, शी हिज वाइफ। क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? वर आएगा। क्या आएगा? वर। एज इफ शी वर हिज वाइफ, जैसे कि वो क्या हो, उसकी वाइफ हो। हाँ, कैसे? ऐसे क्या? नहीं, अब देखो ऐसे लिख लो। ऐसे लिख लो, देखो क्या मतलब बताओ इस सेंटेंस का? काश में क्या होता? असो गलत होता। नहीं हूं तभी तो ऐसा कह रहा हूं ना। असो गलत खुद थोड़ी कह सकता है, ये बात वो तो है ना? तो क्या लिखेंगे बताओ? वॉज लिखें, वर लिखें, इज लिखें, आर लिखें? वर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर। वर। काश में क्या होता? बताओ सर जी, नहीं समझ में आया? इतना लिख लो। देखो देखो, जो भी काल्पनिक चीजें होती है ना, जो भी आप कल्पना करते हो, सोचते हो, उन सभी के लिए क्या लिखना होता है? पास्ट टेंस लिखना होता है। उन सभी के लिए क्या लिखना होता है? पास्ट टेंस। और पास्ट में भी क्या लिखना है? वर। देखो दो चीजें लिख सकते हो, या वोज या फिर वर। वोज नहीं लिखेंगे, वोज लिखते हैं तो आई वोज सो गलोत का मतलब क्या हो जाएगा? कि मैं सो गलोत था खुद ही, है ना? और वर लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कि मैं होता। अब देखो ऐसे लिखो, देखो इफ ओनली का मतलब क्या होता है? काश लिख लो ऐसे। ऐसे लिख लो। अब बताओ ऊपर वाले में क्या होगा बताओ? शी, बताओ क्या होगा? वॉज, शी वॉज ए क्वीन। इस बात का मतलब क्या है? कि वो एक रानी थी। वो सच में क्या थी? एक रानी थी। और नीचे वाले में क्या लिख रहा है? इफ ओनली शी ए क्वीन, काश वो क्या होती? एक रानी होती। नहीं है ना? तो क्या लिखेंगे बताओ? वर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर। क्या लिखेंगे? वर। इतना से लिख लो। देखो
देखो जो भी काल्पनिक वाक्य बनाएंगे ना उनमें अपने क्या लिखना है, वर। ऐसे लिख लो। देखो अब ऐसे ही आएगा आपके एग्जाम में, ऐसे एक सेंटेंस लिखा होगा, उसको सही करके लिखना है आपको। देखो आप पहचानोगे कैसे, आपको पहचान लिखवाई थी मैंने, एज इफ, इफ ओनली और आई विश। इनका मतलब क्या होता है, ये कल्पना ही करते हैं अपने इन वाक्यों से, काश ऐसा होता, यदि ऐसा होता, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो एज इफ लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है एज इफ का, जैसे कि। अब इस वाक्य का मतलब क्या है, पढ़ के देखो आप। टॉक का मतलब क्या होता है, बात करना। ही टॉक्स, वो ऐसे बात करता है जैसे कि वो क्या हो, जयपुर का राजा हो। इसका मतलब वो है तो नहीं ना, तभी तो आप ऐसा कर रहे हो। तो ये वाक्य कैसा हो गया, काल्पनिक हो गया। तो क्या लिखेंगे बताओ, वर लिखेंगे। सही कैसे करेंगे इसको, हाँ इस इच को हटा देंगे, क्योंकि ही इज द किंग ऑफ जयपुर का मतलब तो क्या होता है कि वो जयपुर का राजा है। वो क्या है, जयपुर का राजा है। और अभी जयपुर का राजा कौन है, कोई तो होगा ही घराने में, यहाँ जो आमेर का घराना, कोई तो होगा, है ना मैडम, कोई तो होगा ऐसे। नहीं नहीं, बहुत पैसा है इनके पास ऐसे। पद्मनाभ सिंह है। ही टॉक्स एज इफ ही इज द किंग ऑफ जयपुर। क्या मतलब है, वो ऐसे बात करता है जैसे कि वो क्या हो, जयपुर का राजा हो। और लिखो लिखो, क्या मतलब बताओ इसका। काश में क्या होता, एक स्टूडेंट होता, है ना। अब ये सही लिखा है गलत लिखा है बताओ, गलत लिखा है ना। और आपको आरएस वाले एग्जाम में क्या करना है, इसको दोबारा से लिखना है। कैसे करना है, सही करके। इफ ओनली आई वर ए स्टूडेंट, काश में क्या होता, एक स्टूडेंट होता। ऐसे लिख लो। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या, आपको आ रहा है सर जी, आज जो नए बच्चे हैं उनको आ रहा है, नहीं आ रहा मैडम, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा अभी। देखो कुछ नहीं समझना आपको। इफ, एज इफ ओनली, आई विश, इनका मतलब क्या होता है, हम कल्पना करते हैं काश ऐसा होता, यदि ऐसा होता। और इनके साथ क्या लगाना है अपने को, वर लगाना है। और वॉज आपको लिखा मिलेगा 99%, वरना इज आर लिखा मिलेगा। और अपने को लगाना क्या है, वर। बस इतना सा ध्यान रखना हो, बहुत सिंपल सी चीज है। इतने लिख लो। देखो देखो ये तो तीनों कैसे थे, सिंपल थे, आई विश, इफ ओनली और एज इफ। अब कौन बच गया लास्ट, इफ बच गया। कौन बच गया, इफ। उसमें क्या ना, तीन कंडीशन है, वो पढ़ना पड़ेगा अपने को। ये हो गए ना, 5 सेंटेंस हो गए। अब इसके बाद ना आप यहाँ पे एक बड़ी सारी हेडिंग ऐसे लगा लेना, ऐसे लगा लो, इफ, ऐसे लिख लो इफ, ऐसे ऐसे लिख लो इफ। है बहुत सिंपल, बस इसकी 3 कंडीशन है, देखो ऐसे लिख लो। ऐसे लिख लो बस। ये इसकी 3 कंडीशन अपने को याद रखनी है ये।
नहीं दिख रहा? अच्छा, ये लिख लो 3 कंडीशन आप इफ की। सबने लिख ली? कर दो आगे। अब इसके एग्जांपल लिखने नीचे, ठीक है ना? अब देखो, एकदम ऐसा ही सेंटेंस आएगा आपके ना, ये गलत लिखा हुआ है और इसको अपने क्या करना है, सही करना है। कैसे सही करेंगे बताओ? वो आगे इफ लिख रहा है ना, इफ का मतलब क्या है कि यदि, है ना? वाक्य कैसा है? एक काल्पनिक वाक्य है कि यदि मैं एक करोड़पति होता तो मैं ऐसे करता, मैं ये करता, वो करता, इसका मतलब वो नहीं है। अब देखो कहाँ कहाँ गलत लिखा है, बताओ आप, बताओ सर। देखो इफ तो सही लिखा है ना, इफ आई सही लिखा है, अब उसके बाद एक गलत है। क्या गलत है बताओ मैडम? वॉच की जगह क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा बस। आई वॉज ए मिलियनियर का मतलब तो क्या हो गया बताओ? वो सही में करोड़पति था, लेकिन यहाँ तो क्या करे, वो नहीं है। होता तो ऐसा करता, आई वर ए, हाँ आगे क्या होगा बताओ? आई, आपको लिखवाई था 3 कंडीशन, उसमें देखो क्या होगा। आई वुड, आई वुड, वुड के बाद क्या? स्टार्ट मैनी न्यू प्रोजेक्ट्स, ऐसे लिख लो। देखो बस ऐसे ही सेंटेंस आएंगे। और मैं आपको बताऊं, ये तो मैं बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस लिख रहा हूँ, टफ टफ है थोड़े, इससे आसान ही आएगा आपके। आपके तो कैसे देखा ना कल, ही इज टेकिंग टी एवरी मॉर्निंग, ऐसे आएंगे। देखो किसको, हैव को हटाएंगे ना सर जी, हैव को हटा दिया और क्या लिख दिया? स्टार्ट। हैव को क्यों हटाया? देखो वो मैंने आपको 3 कंडीशन लिखाई है ना, उसमें आप सेकंड नंबर वाली कंडीशन देखो क्या है। नहीं ये कौन सी, वर फर्स्ट नंबर वाली, यहाँ वुड, वुड के बाद कैसी फॉर्म चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। अब देखो ये वुड लिखा है ना, वुड, वुड के बाद जो हैव लिखा है और इसके बाद क्या लिखा है देखो, स्टार्ट। ये 3 चीजें हो गई ना। इसके अंदर वर्ब कौन सी है बताओ आप? ये वुड और हैव दोनों तो हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब कौन सी है? स्टार्ट। और अपने वुड लिखेंगे, वुड के बाद अगर आप हैव लिखोगे ना, तो हैव के साथ कौन सी फॉर्म की वर्ब आती है बताओ? हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती है ना, तो उस हैव को हटा देंगे और क्या लिख देंगे? वुड स्टार्ट। बस क्या लिख देंगे? वुड स्टार्ट। समझ गए क्यों किया सर? देखो वुड को रखना है, और वुड के बाद अपने को कौन सी वर्ब की फॉर्म लगानी है? फर्स्ट। वर्ब कौन सी है? स्टार्ट। बस स्टार्ट लिख देंगे सीधा सीधा, हैव को हटा देंगे। आई वुड स्टार्ट मैनी प्रोजेक्ट्स। ऊपर वाला लिख लिया आप लोगों ने?
ऐसे लिख लो, वुड स्टार्टेड। ऐसे लिख लो बस। क्या होगा बताओ? कौन? ये देखो, ये एक है, वो दो है, ये तीन है, ये चार है। कौन होगा बताओ? थर्ड होगा ना? क्यों होगा बताओ? देखो ऊपर कर दूं इसको, बस तो आप सीख गए, इतना ही तो है, और इसमें क्या बताओ, कुछ नहीं बचा। अच्छा, स्टार्टेड लिख दिया क्या? हाँ, स्टडी, स्टडीड। देखो आप तब भी समझ गए ना, इसका मतलब आप समझ गए। अब देखो क्या लिखा है, इफ आई वर यू, इसका मतलब क्या है बताओ? मैं अगर आपकी जगह होता तो क्या करता? आई वुड स्टडी वेरी हार्ड, बहुत पढ़ाई करता। अब एक बात बताओ, ये 4 नंबर क्यों नहीं हो सकता सही? हाँ, वर्ब तो सही लिखा है, वुड भी सही लिखा है, लेकिन वर्ब की तो कैसी फॉर्म लिख दी? लेकिन वर्ब की कैसी फॉर्म लिख दी? सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म लिख दी, तो गलत हो गया ना। और ये क्यों गलत हो गया? इसको वाज लिख दो, ऐसे लिख दो, वॉज लिख दो इसको। ये क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसमें क्या लिखा है, वॉज, और दूसरा क्या लिखा है, वुड स्टडीड। वॉज भी गलत है, स्टडीड भी गलत है, ये क्यों गलत हो जाएगा? इसमें वॉज भी गलत है और स्टडी भी गलत है, और ये 3 नंबर क्या हो जाएगा? सही। बोर्ड के ऊपर क्या ना, रिफ्लेक्शन होता है तो दिखता नहीं है कि वो क्या लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ से देखते हैं ना, वो दिखता नहीं, पता नहीं चलता उस पर। एक सेंटेंस आपको एक दिन पहले लिखवाया था, ऐसे लिख लो। देखो अपने देश की कंडीशन ठीक है क्या प्रेजेंट वाली, या नहीं सही है? नहीं है ना सही? सही है। देखो स्टूडेंटों के लिए तो नहीं सही है ना, कितने पेपर लीक हो जाते हैं और हो जाता है। पहले राजस्थान की कंडीशन सही थी। ऐसे लिख लो। इससे ज्यादा तगड़ा सेंटेंस आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आप मत चिंता करो, ये लास्ट है एकदम। क्या बताओ इस बात का मतलब क्या है जो लिखा है? गांधी जी जिंदा होते नहीं है ना, तभी तो अपने ऐसे करें। बस क्या आएगा बताओ यहाँ पे? ही वर अलाइव, अलाइव का मतलब क्या होता है? जिंदा होना। ही वुड स्टार्ट वीपिंग, मतलब क्या होता है? रोना। टू सी दी प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया, भारत की आज की जो वर्तमान हालत है उसको देख के क्या कर देते? रोना शुरू कर देते हैं। कौन सा सही हो जाएगा ये? क्या बताओ? आया आपको समझ में? स्टार्टेड, हाँ, नहीं नहीं, आई वुड हैव नहीं याद रखना है, आई वुड स्टार्ट, ही वुड स्टार्ट। नहीं नहीं, आई वुड स्टार्टेड नहीं होता है कभी भी। वुड तो क्या होता है? वुड होता है एक मॉडल, मॉडल के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? बस। वो कितना नंबर सेंटेंस था?
आगे लिखो, देखो अगला लिखो, देखो कौन सा सही है बताओ, मुकेश जी कौन सा सही है हो सकता है क्या बताओ, नहीं हो सकता, नहीं सही है ना, देखो कोई भी सही नहीं है। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं क्या कर देता, आपको दे देता। यहाँ क्या आएगा बताओ, आएगा क्या, तो आई वुड गिव, गैव नहीं आएगा मैडम, गैव तो कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड होती है ना, फर्स्ट ही आएगी, आई वुड गिव इट टू यू। अब आप लोग बनाओ एक ऐसा, अगर मेरे पास कार होती तो मैं आपको दे देता, आप लिखो खुद, कोशिश करो थोड़ी बनाने की, अगर मेरे पास कार होती तो मैं आपको दे देता। इफ आई हैड ए कार आई वुड गिव, हैव नहीं आएगा, हैव नहीं लगाएगा, आई वुड गिव इट टू यू। अगर मेरे पास समय होता तो मैं आपके साथ शॉपिंग करने चलता, बनाओ इसका, आप बनाओ सर जी। इफ आई हैड टाइम, समय को टाइम बोलते हैं ना, इफ आई हैड टाइम आई वुड गो विद यू फॉर शॉपिंग, आई वुड गो शॉपिंग विद यू, कुछ भी लिख दो आप। देखो ऐसे ही तो पूछते, और क्या पूछेगा आपसे वो, नहीं समझ में सब। कहां तो गलत लिखा है और इसका क्या मीनिंग है बताओ, सही करो और इसका मीनिंग क्या है बताओ। देखो इफ ही हैड टाइम, अगर उसके पास समय होता तो क्या करता, हाँ ही वुड गो शॉपिंग विद यू, वो आपके साथ शॉपिंग करने जाता। कहां पे बताओ सर, गो शॉपिंग भी होता है, गो शॉपिंग सीधा लिख सकते हैं, गो शॉपिंग, गो शॉपिंग। अगर फोर लगाओगे ना तो गो विद यू फॉर शॉपिंग लिख दो ऐसे आप, हाँ हाँ गो के शॉपिंग होता है ना, गो के साथ आप सीधा लिख सकते हो गो शॉपिंग। अब गो विद यू फॉर शॉपिंग लिख दो, या तो फिर शॉपिंग को बाद में लिख दो, गो विद यू फॉर शॉपिंग। गो शॉपिंग नहीं सुना आपने, गो ही चाइकिंग, गो शॉपिंग, ऐसे बहुत सारे होते हैं जो क्या होते हैं, सीधे जुड़ जाते हैं, गो शॉपिंग, गो ही चाइकिंग ऐसे। यहां तो मत लगाओ, या तो फिर उसको विद यू के बाद लिखो और फिर लगा दो फॉर शॉपिंग, गो के साथ मत लगाओ उसको। चले आगे,
लिखो, पहले वाले में ये लिखना है, दूसरे वाले में सही करके लिखो। क्या लिखेंगे बताओ? पहले वाले में क्या लिखेंगे? स्नोज नहीं होगा सर जी, क्या होगा बताओ? स्नोड होती है, SNO। हाँ, सेकंड फॉर्म आएगी, बस याद रखना, स्नोड। स्नो का मतलब क्या होता है? बर्फबारी होना होता है ना। अगर बर्फबारी होती है, इफ इट स्नोड, अगर बर्फबारी होती है तो हम क्या करेंगे? पिकनिक के लिए जाएंगे। वी वुड गो फॉर ए पिकनिक, ऐसे लिख लो। हाँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या सब? ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखो इसी में से क्वेश्चन आएगा आपका। हाँ, फॉर ए पिकनिक। अब देखो, जो बाकी सब्जेक्ट होते हैं ना आपके, वो तो क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं, उसका कोई अंत नहीं है। राजस्थान हिस्ट्री का कोई अंत नहीं है ना, आर्ट एंड कल्चर का कोई एंडिंग नहीं है उसकी। आपके गांव में भी एक छोटा सा मंदिर हो सकता है, उसके बारे में भी पूछ सकता है वो, है ना। लेकिन ये जो इंग्लिश होती है ना, ये ऐसा नहीं है, लिमिटलेस नहीं है, ये खत्म हो जाती है। अब ये पास्ट टेंस जो आपको पढ़ा है ना, ये लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा, इसमें कुछ भी नहीं बचेगा इसके बाद। जो यस्टरडे वाला लिखा है वो तो सिंपल चीज है, देखो वो हो सके पूछे ना पूछे आपसे ना, क्योंकि वो यस्टरडे अगो जो बताया था ना, वो अब एग्जाम वाला क्या टफ पेपर बनाएगा तो ये सब नहीं पूछेगा आपसे। लेकिन इट इज टाइम, हाई टाइम, अबाउट टाइम से पूछना शुरू करेगा वो आपसे ना। और इफ जरूर पूछेगा आपसे, एज इफ जरूर पूछेगा, इफ ओनली पूछेगा। ये सब चीजें क्या करेगा? अगर वो पेपर थोड़ा सा अच्छा बनाएगा तो आपसे पूछेगा, और सिंपल बनाएगा तो क्या पूछेगा? वो यस्टरडे अगो वही पूछेगा, लास्ट डे, लास्ट नाइट, बस। लेकिन अपने को तो पूरा सीखना पड़ेगा ना। अब यहाँ आके ये पास्ट टेंस पूरा खत्म हो जाएगा, इंडेफिनिट, बस लास्ट यही होता है। लिख लिया इतना, लिख लो। इसमें स्नोड हो जाएगा और क्या हो जाएगा? वुड गो। आगे देखो, अब बताओ ये सही लिखा है गलत लिखा है? आप बताओ गुरु जी, क्या नाम आपका सर जी? विनोद जी, आप बताओ सही है गलत है? देखो बहुत बहुत आसान है। नहीं पता चला विनोद जी? ये सी है ना, सी तो वर्ब की कैसी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। अपने को कैसी फॉर्म चाहिए? सेकंड। इफ यू सॉ ए टाइगर, अगर आप एक टाइगर को देखोगे तो आप क्या करोगे? यू वुड रन अवे, मतलब आप भाग जाओगे, बस। ऐसे लिख लो। ऐसे लिख लो। देखो ये पहले भी लिखा था आपको सेंटेंस ना, कौन सा होगा बताओ मुझे? अब सीख गए। देखो आप, ये होगा यहाँ पे वर्ब की कैसी फॉर्म लिखनी है? सेकंड, वर्कड। इफ वी वर्कड हार्ड, अगर हम मेहनत करते, वी वुड पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स, ऐसे लिख लो। अब देखो ये क्यों लिखा है सेंटेंस ना, ये पहले भी लिखा था।
इसका मीनिंग बताने के लिए। फ्लाइंग कलर्स का मतलब क्या होता है बताओ? विद फ्लाइंग कलर्स, कलर का मतलब क्या होता है? रंग, है ना? लेकिन कलर्स का मतलब क्या होता है बताओ? फ्लैग होता है। क्या होता है? फ्लैग। क्या होता है? फ्लैग। एक बार ये सेंटेंस लिख लो इतना, फिर बाद में लिखवाता हूँ। आपके एग्जाम के अंदर ना ईडियम्स भी है ना? ईडियम, वही ईडियम ही होती है विद फ्लाइंग कलर्स। ये क्या होती है? एक ईडियम होती है, आपको याद करनी है, विद फ्लाइंग कलर्स। बताओ विनोद जी, नहीं समझ में आया? वो बताता हूँ, रुको, इतना आप लिख लो एक बार, मैं बताता हूँ। हाँ, अच्छे नंबर से। हाँ, विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब क्या होता है? फ्लाइंग मतलब उड़ते हुए, और झंडे। झंडे उड़ते हुए आदमी कब आता है बताओ? जो कुछ अच्छा करता है तभी आता है ना। बस अब आप खेल में हो तो खेल में अच्छा करके आओगे तब, पढ़ाई करोगे तब, कहीं भी लगा लो आप, जो जैसा सेंटेंस लिखा होगा वैसा मीनिंग होगा। कलर्स का मतलब क्या होता है? झंडा, उड़ता हुआ झंडा मतलब क्या है? आप सोचो, बस वही है। एक सोचो आप, एक बच्चा ऐसे उड़ता हुआ झंडा हाथ में लेकर आ रहा है और खुश होकर भागता हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या? कुछ अच्छा करके है तभी उसके अच्छे नंबर आए होंगे, अच्छी मेहनत की होगी, है ना? ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता होगा, वो झंडा लेके घूमते हैं ना लास्ट में, आपने देखा होगा ओलंपिक में जीतते हैं, तो वही होता है विद फ्लाइंग कलर्स। लिख लिया इतना सबने? अब देखो, ऐसे लिखो, देखो, इस कलर का मतलब तो होता है रंग, और वर्ण तो आप नहीं समझे, रंग लिखो, रंग। और कलर्स का मतलब होता है फ्लैग। और देखो, वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी, और वुड्स का जंगल, ऐसा होता है। देखो ऐसे लिख लो, दोनों लिख लो। कलर का मतलब तो रंग, लेकिन कलर्स का मतलब फ्लैग। वुड का मतलब लकड़ी, लेकिन वुड्स का मतलब बहुत सारी लकड़ियां नहीं है, क्या होगा बताओ? जंगल। वाटर का मतलब पानी, और वाटर्स का मतलब, हाँ बस यही होता है, इतना लिख लो। CULOR, हाँ, वो कई कई जगह ऐसा होता है ना, वो कलर की स्पेलिंग वो अपने को नहीं सीखना है, देखो। हाँ, CULOR होता है ना, ये एक ब्रिटिश एक अमेरिकन है, उसे अपने को क्यों झंझट में पढ़ना है, वो अपने नहीं मत सीखना। यही सही है, यही लिखना है अपने को। CULOUR कलर्स। चले आगे। अब देखो, वो जो हाइपोथेटिकल कंडीशन लिखवाई थी ना, उसका आगे कौन सा पॉइंट था? तीसरा। अब इसमें एक चौथा पॉइंट और लिख लो लास्ट, ऐसे लिख लो, चौथा पॉइंट ये उसी में है, पास्ट इनडेफिनिट टेंस के अंदर ही है ना? चौथा पॉइंट है उसका। पहला पहला कौन सा था? यस्टरडे वाला, दूसरा इट इज आई टाइम वाला, तीसरा हाइपोथेटिकल, और चौथा अब जो लिखवाऊंगा वो है। ऐसे लिख लो आप। नहीं नहीं, और भी है वो, देखो जैसे जैसे वो, ना ना, नहीं होगा कंफ्यूजन, नहीं होगा, आप रुको तो सही। ऐसे कैसे कंफ्यूजन होगा? ये लिख लो चौथा, नहीं होगा कंफ्यूजन, आपको ये तीन याद करने हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, वो मैं बता दूंगा आपको। देखो ऐसे लिखो, देखो बीच में लिखना, सिंस प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो लाइन है ना, उसके बीच में लिखना आप ऐसे, सिंस प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। लिख लिया इतना? अब देखो, ऐसे टिक टिक लगा लो, ऐसे ऐसे लिख लो, हैज या हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। ऐसे लिख लो, तीन। और इधर भी ऐसे टिक टिक लगा लो, और यहां भी ऐसे लिख लो। एक बात बताऊं आपको, अब बच्चे क्या है ना, 10 सीखते हैं ना, वो सब कुछ सीख लेंगे उसमें, बस उन्हीं चीजों को छोड़ देंगे जो एग्जाम में आएगी। किसको छोड़ देंगे? जो एग्जाम में पूछेगा ना एग्जाम वाला, उनको छोड़ के वो सारा 10 सीख जाएंगे, और एग्जाम वाला यहीं से पूछेगा। इसलिए अपने को बाकी 10 आए ना आए, वो सवाल जहां से पूछेगा ना, वो जरूर आना चाहिए अपने को। ऐसे लिख लो। अब देखो, इस बात का मतलब क्या है? सिंस होगा ना, सिंस, उसके साथ वर्ब की कैसी फॉर्म?